अच्छा, तो पार्ट 1 जो हुआ था उसमें हमने इनहेरिटेंस के बारे में देखा और सेक्स डिटर्मिनेशन देखा, मेंडल कंट्रीब्यूशन देखा और किस तरह से ट्रेड्स जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन से सेकंड से थर्ड ऐसे फ्लो करते हैं, है ना, और किस तरह से वेरिएशन आता है, ये सब हमने देखा, है ना। आज हम इवोल्यूशन की बात करेंगे पार्ट 2 में, और ये चैप्टर हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चल रहा है। ठीक है, तो इवोल्यूशन के बारे में देखते हैं। वी हैव नोटेड दैट देयर इज़ एन इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन बोथ बिकॉज ऑफ एरर इन डीएनए कॉपिंग एंड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो नया डीएनए बनेगा, जो नया कैरेक्टर बनेगा, स्पीशीज़ बनेगा, वो तो काफ़ी डिफरेंट होने ही वाला है। और डीएनए कॉपिंग में भी एरर होता है ना, एग्जैक्ट सेम कॉपी नहीं हो पाती। तो इवोल्यू एक तरह से बोल सकते हैं कि हम ऐसे बहुत ज़्यादा चांस है कि एकदम ही अलग, मतलब एकदम ही वेरिएशन आ जाए। ठीक है, एन इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन यानी समझाया गया है। अगर हम किसी चीज़ को समझाते हैं तो एक एग्ज़ाम्पल के रूप में समझाते हैं ना, तो ये एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह से है। कंसीडर अ ग्रुप ऑफ 12 रेड बीटल्स। इस कहानी को सुनना, ठीक है, कहानी नहीं है असल में, ये केस स्टडी समझ लो एक तरह से। कि मान लो कि एक ग्रुप है जहाँ पे 12 बीटल्स हैं, ठीक है, ऐसे कीड़े होते हैं छोटे छोटे, है ना, लाल रंग के 12 हैं। दे लिव, लेट अस अज्यूम, इन सम बुश विद ग्रीन लीव्स। ठीक है, तो ये लाल रंग के बीटल जो हैं वो एक झाड़ी में रहते हैं। दिस पॉपुलेशन विल ग्रो बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देयरफॉर कैन जनरेट वेरिएशंस। तो जाहिर है ये बीटल्स जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जिस वजह से इनमें वेरिएशंस नज़र आते हैं। लेट अस इमेजिन ऑल्सो दैट क्रो ईट दीज बीटल्स। ठीक है, एक और चीज़ सोच लेते हैं कि कौवा इन बीटल्स को खाता है। द मोर बीटल्स द क्रो ईट द फ्यूअर बीटल आर अवेलेबल टू रिप्रोड्यूस। तो कहानी यहाँ पे एग्जिस्टेंस की है, बात यहाँ पे एग्जिस्टेंस की है। अगर कौवे ने बीटल्स को ज़्यादा खा लिया तो फिर कम बचेंगे, तो रिप्रोडक्शन कम होगा, है ना, यानी स्पीशीज़ की एग्जिस्टेंस पे खतरा है। नाउ लेट अस थिंक सम डिफरेंट सिचुएशन दैट डेवलप इन द बीटल पॉपुलेशन। ध्यान से देखना, इस फिगर को भी देखते रहना, वो किस तरह से चेंजिंग होती है। ठीक है, ये असल में ब्रॉड वे में आपको समझाया गया है। इंसानों में होता है, बाकी जानवरों में भी ऐसा होता है। ठीक है, इन द फर्स्ट सिचुएशन अ कलर वेरिएशन अराइज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन सो दैट देर इज वन बीटल दैट इज ग्रीन इन कलर इंस्टेड ऑफ रेड। दिस बीटल मोर ओवर कैन पास द कलर टू ऑन टू इट्स प्रोजेनी सो दैट इट्स ऑल प्रोजेनी बीटल आर ग्रीन। ठीक है, क्रो कैन नॉट सी ग्रीन कलर बीटल्स ऑन द ग्रीन लीव्स ऑफ द बुशेस। अभी तक देखा आपने क्या हुआ, कुछ वेरिएशन आया जब रेड बीटल्स मेट हुए, आपस में रिप्रोडक्शन किया, तो एक नई वेरिएशन आई जो रेड से ग्रीन बीटल का जन्म हुआ। अब उस ग्रीन बीटल ने आगे रिप्रोड्यूस करेगी तो और ग्रीन बीटल्स का जन्म होगा, है ना। तो ग्रीन बीटल्स होने का मतलब क्या है कि देखो जो झाड़ी है उसका रंग भी हरा है, तो कौवे को दिक्कत आने लगी, है ना। कौवे को दिखता ही नहीं, देखो लाल रंग तो अलग चमकता है ना। क्रो कैन नॉट सी ग्रीन कलर्ड बीटल्स ऑन द ग्रीन लीव्स ऑफ द बुशेज एंड देयरफॉर कैन नॉट ईट देम। तो हरे रंग की बीटल्स को खा ही नहीं पाता, वो गायब ही हो जाते उसके नज़रों में। व्हाट हैपन देन, तो हुआ क्या, द प्रोजेनी ऑफ ग्रीन बीटल इज़ नॉट ईटन वाइल प्रोजेनी ऑफ रेड बीटल कंटिन्यू टू ईटन। तो जितने भी लाल बीटल दिखते थे उन सबको खा जाया करता था वो, है ना। और धीरे धीरे क्या हुआ, सारे लाल ख़त्म हो गए, अब सब हरे बचे, समझ में आया। एज अ रिजल्ट देर इज़ नो मोर ग्रीन बीटल, सॉरी, मोर एंड मोर ग्रीन बीटल, और रेड रेड वाली बीटल की कम पॉपुलेशन कम हो गई। सेकेंड सिचुएशन क्या होता है कि अ कलर वेरिएशन अराइजेज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन बट नाउ रिजल्ट इन द बीटल दैट इज़ ब्लू इन कलर। ठीक है, अब क्या हुआ, दोबारा से चेंज आया, देखो फिगर देखो, अब ऐसा वेरिएशन आया कि ब्लू रंग का हो गया बीटल। ठीक है, ग्रीन था ना पहले, अब ब्लू रंग का बीटल हो गया। तो ब्लू रंग का होने से क्या हुआ, दिस बीटल कैन ऑल्सो पास द कलर ऑन इट्स प्रोजनी। प्रोजनी मतलब आगे भेज देगा, अपने अपने नई संतानों में ऐसा रंग देखने को मिलेगा, है ना। तो क्रो कैन सी ब्लू कलर। अब ब्लू कलर का भी बीटल देख सकता है क्रो, है ना, इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द बुशेज एज वेल, और रेड को भी देख सकता है। तो इन द पॉपुलेशन देखो,
तो अब दोनों को खा सकता है। तो शुरू में क्या हुआ, द इन द पॉपुलेशन एज इट एक्सपैंड देयर आर फ्यू ब्लू बीटल्स बट मोस्ट आर रेड। ठीक है, जब पॉपुलेशन एक्सपैंड होनी शुरू हुई तो शुरुआत में तो रेड ज़्यादा थे, ब्लू कम थे, है ना। बट एट दिस पॉइंट एन एलिफेंट कम बाय एंड स्टैम्प ऑन द बुशेस वेयर द बीटल्स लीव। ठीक है, ऐसा ये सब ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, इसके पीछे कारण है, इवोल्यूशन समझने का कारण है। ठीक है, अभी कहानी सुनते जाओ। अब क्या हुआ आगे कि एक हाथी आ गया। कौन आया? हाथी आ गया। उसने करा क्या कि अपने पैर से कुछ बीटल्स को मार डाला। ठीक है, स्टैम्प ऑन द बुशेस वेयर बीटल लिव, जहाँ बीटल रहती है वहीं पे उसका पैर जम गया। दे किल मोस्ट ऑफ द बीटल्स एंड बाई चांस अ फ्यू बीटल हैव सर्वाइव। तो उसने आधे से ज़्यादा संख्या की बीटल्स को तो मार डाला, मगर कुछ बीटल सर्वाइव हो गई। ठीक है, जो साइड में थी। और सारी वो ब्लू कलर की थी। ठीक है, द बीटल पॉपुलेशन स्लोली एक्सपैंड अगेन बट नाउ द बीटल इन द पॉपुलेशन आर मोस्टली ब्लू। तो हुआ क्या, पहले लाल ज़्यादा थी, मगर अब ये हाथी के आने से क्या हुआ, सारी ब्लू बच गई क्योंकि मर गई लाल वाली। इट इज़ ऑब्वियस दैट इन बोथ सिचुएशन वेयर स्टार्टेड एज रेयर वेरिएशन कम केम टू बी अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इन अ पॉपुलेशन। समझ रहे हो कितनी अच्छी बात बोली है। पहले एक बार फिगर दिखा देता हूँ तुम्हें। ये देखो, एलिफेंट का फुट पड़ा और सारी ब्लू कलर की हो गई, है ना। तो क्या बताना चाह रहे हैं कि बड़ी अच्छी लाइन बोली है इसमें। कह रहे हैं कि कहाँ पढ़ रहे थे हम? हाँ, इट इज़ ऑब्वियस दैट इन बोथ सिचुएशन वट स्टार्टेड आउट एज अ रेयर वेरिएशन केम आउट टू बी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। तो एक चीज़ देखने को मिली हमें कि जो शुरुआत में देखो, जब तुम एक बात बताओ, जब इन बीटल्स के, लाल बीटल्स के बीच में कोई एक हरी बीटल का जन्म हुआ होगा या कोई ब्लू कलर की बीटल का जन्म हुआ होगा, कितना अजीब लगा होगा, है ना। मतलब एक रेयर चीज़ होगी, है ना। इनको अजीब अजीब कुछ क्या लगेगा, बस बता रहा हूँ आपको ऐसे कि एक रेयर चीज़ होगी, एक ख़ास बात होगी, एक अलग चीज़ होगी कि हाँ ऐसी कैसी बीटल जन्म हो गई, है ना। तो वो जो ख़ास चीज़ें हैं वो भविष्य में जाके आम चीज़ें हो जाती हैं। ठीक, कितना रिलेट करता है ये, ठीक, कितना रिलेट करता है। मतलब पहले छोटे बच्चों को चश्मा नहीं लगता था, अब आजकल छोटे बच्चों की भी आंखें कमज़ोर हो जा रही हैं। ठीक है, ये आंखें कमज़ोर वाला तो बात अलग है, मगर ऐसे ही और भी चीज़ों में है ज़िंदगी की कि पहले जो चीज़ें बहुत काम की लगती थी, अब उसका कोई देखता तक नहीं है। ठीक है, क्या उदाहरण देंगे इसका? सोचो। हाँ, पानी कह सकते हैं, पानी, है ना। अभी इतना हुआ नहीं है, मगर पानी होने वाला है आगे जाके। पहले पानी जो है वो गिरता रहता था झरने से, यहाँ से वहाँ से, मतलब अच्छा पानी होता था वो। अब पानी की कीमत देनी पड़ती है ना। यानी पहले जो चीज़ें ऐसे ही मिल जाती थी, छोड़ो रहने दो, ये मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ, है ना। तुम समझ गए ना ये बात कि जो ट्रेड जो पहले देखने को मिलता था अब वो कॉमन हो गया है। ठीक है, बहुत रेयर देखने को मिलता था, अब वो कॉमन हो गया है। तो इन अदर वर्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इनहेरिटेड ट्रेट चेंज ओवर जनरेशन। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती, फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है पहले कितनी बीटल थी, एक दो हरी बीटल थी, फिर सारी हरी हो गई क्योंकि कौवे लाल वालों को खा गए, है ना। ऐसा कुछ, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ऐसा बोल सकते हैं। दिस इज़ द एसेंस आइडिया ऑफ इवोल्यूशन। तो ये है हमारा इवोल्यूशन का आइडिया। समझ में आया ये कहानी सुनने का नतीजा, मतलब कारण कि ये इवोल्यूशन का आइडिया है। बट देर इज़ एन इंटरेस्टिंग डिफरेंस two in the two situation. In the first case the variation become common because it gave us survival advantage, है ना। अब देखो, दो मैंने आपको कहानी में दो मोड़ थे, पहला हरा मोड़ और दूसरा नीला मोड़। ठीक है, तो हरे वाले में क्या था, सर्वाइवल एडवांटेज थी। हरे रंग के क्यों हुए, क्योंकि उनको जीने की वो मिल जाए, एक एडवांटेज मिल जाए, है ना। कौवा देख ना पाए हमें, हरे रंग वालों को। ठीक है, कहाँ गायब हो जाता है। हाँ, इन अदर वर्ड इट वॉज नेचुरली सेलेक्टेड।
तो ये एक तरह से प्रकृति ने सेलेक्ट करा था, है ना. वी कैन सी दैट द नेचुरल सिलेक्शन इज exerted by crows. The more crows are there are, the more red beetle would be eaten, है ना. जितने ज़्यादा कौवे होते हैं, ज़रूरी थोड़ी एक कौवा ही खाएगा, बहुत सारे कौवे आके खा जाते थे. द मोर ऑफ द पोर्शन ऑफ ग्रीन बीटल इन द पॉपुलेशन वुड बी. ठीक है. दस नेचर सिलेक्शन इज डायरेक्टली डायरेक्टिंग टू इवोल्यूशन इन द बीटल पॉपुलेशन. सही बात. दिस रिजल्ट इन एडेप्टेशन इन द बीटल पॉपुलेशन टू फिट देयर एनवायरमेंट बेटर. ठीक है. इससे क्या हुआ, बीटल पॉपुलेशन में अडेप्टेशन आई, अपने एनवायरनमेंट में बेटर फिट हो सके, है ना. सेकंड सिचुएशन क्या थी कि यहाँ पे कलर चेंज तो ब्लू था, यानी ब्लू रंग भी दिख रहा था कौवों को, मगर वो हुआ कि एक एक्सीडेंटल सर्वाइवल हो गया कि हाथी का पैर उधर ही पड़ा जहाँ पे लाल बीटल थी. ठीक है. और ब्लू वाली बच गई, थोड़ी बहुत ब्लू वाली बच गई, जो आगे जाके रिप्रोड्यूस की और सारी पॉपुलेशन ब्लू हो गई, है ना. इट वॉज सिंपली अ मैटर ऑफ एक्सीडेंट और सर्वाइवल था. तो एलिफेंट वुड नॉट हैव कॉज सच मेजर हैवॉक इन द बीटल पॉपुलेशन इफ़ द बीटल पॉपुलेशन हैज़ बीन वेरी लार्ज. ठीक है. बीटल की पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होती तो फिर एलिफेंट नहीं करता इतना डैमेज, है ना. सो एक्सीडेंट इज इन स्मॉल पॉपुलेशन कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सम जीन इन पॉपुलेशन. तो ध्यान देना यहाँ पे, जैसे ऐसा नहीं है कि तुम हमारे ऊपर कोई उल्का पिंड कहते हैं, मीट्रियॉड वगैरह, है ना, ऐसी चीज़ें गिरती हैं तो आसमान से, है ना, कोई गिर जाए और बहुत बड़ा गिरे, तब क्या होगा, आधी हमारी जनता जो है वो गायब हो जाएगी, है ना. उससे ह्यूमन की पॉपुलेशन पे, अब तो ह्यूमन को कंट्रोल करना ही बहुत मुश्किल है. बहुत पॉपुलेशन है ना, पूरे विश्व में 7 बिलियन के आसपास. तो उसको तो भूल जाओ. मगर कुछ जहाँ कम पॉपुलेशन, देखो बीटल जो थी वो एक झाड़ी में थी, तो कम पॉपुलेशन थी, तो तभी जाके इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा. दिस इज़ द नोशन ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट. ठीक है. इसको क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं. ठीक है. विच प्रोवाइड डाइवर्सिटी विदाउट एनी अडेप्टेशन. तो डाइवर्सिटी आ जाती है बिना अडेप्ट किए हुए. समझो, दोबारा से बोलता हूँ कि एलिफेंट ने तो अपना काम कर दिया, है ना. सो द एक्सीडेंट इन स्मॉल पॉपुलेशन कैन चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ सम जीन्स इन पॉपुलेशन. एक स्मॉल पॉपुलेशन में एक्सीडेंट होने की, एक्सीडेंट किसे कहा है, हाथी का पैर पड़ने को. ठीक है. तो यहाँ पे सर्वाइवल एडवांटेज तो नहीं मिली क्योंकि वो ब्लू कलर की थी. तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट. दिस इज़ द नोशन ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट विच प्रोवाइड डाइवर्सिटी विदाउट एनी अडेप्टेशन, है ना. यानी देखो, नीले रंग को भी कौवे खाएंगे, है ना, मगर डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, है ना. लाल रंग, नीला रंग, ये सब क्या है, विभिन्न रंग है ना. मगर विदाउट एडेप्टेशन, यानी अब ये सही रंग नहीं है, हरा सही रंग था, है ना. तो सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिल पाई. नाउ कंसीडर थर्ड सिचुएशन. एक और तीसरी सिचुएशन समझो. इसमें सोचो कि एज द बीटल पॉपुलेशन बीइंग टू एक्सपैंड, तो बीटल जो है अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रही हैं और वो स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम प्लांट डिजीज़. अब क्या हुआ, जो झाड़ी थी ना उसमें बीमारी लग गई, झाड़ी में. तो पौधों में अपनी बीमारी होती है ना. द अमाउंट ऑफ लीफ मटेरियल फॉर द बीटल इज रिड्यूस. बीटल आर पुअरली नरिश्ड एज अ रिजल्ट. तो अब क्या हुआ, बीटल जिस झाड़ी में रह रहे थे वहाँ खाने की कमी पड़ गई, है ना, मतलब सही तरीके से खाना नहीं मिला. अब क्या हुआ, उनको खाने की कमी, माल न्यूट्रिशन हो गया, पुअरली नरिश होने लगे. द एवरेज वेट ऑफ एडल्ट बीटल डिक्रीज. तो वेट कम हो गया, पतले हो गए बीटल. बट देर इज़ नो जेनेटिक चेंज इन अकरिंग. तो कोई जेनेटिकली कोई चेंज नहीं हुआ. आफ्टर अ फ्यू बीटल जनरेशन ऑफ सच स्कैरसिटी द प्लांट डिजीज इज एलिमिनेटेड. दिस लॉट ऑफ लीफ फूड एट दिस टाइम वट वुड एक्सपेक्ट द वेट ऑफ द बीटल. तो अब क्या हुआ, अचानक से वो बीमारी ख़त्म हो गई. दिखाता हूँ, ये देखो, बीमारी लगी थी ना, बीमारी ख़त्म हो गई और फिर से हमारी घास जो है वो हरी भरी हो गई. तो बीटल ने फिर से खाना शुरू कर दिया, है ना. ये हेल्थ पे था. तो बताओ क्या होगा उनके वेट का. जैसे कि आपको पता है दोबारा से वेट गेन हो जाएगा. ठीक बात. आते हैं एक्वायरिंग एन इनहेरिटेड ट्रेट. ठीक है, ये कहानी ध्यान रखना वो वाली. वी हैव डिस्कस द आइडिया दैट जर्म सेल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन आर मेड इन स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव टिश्यू. ठीक है, हमें ये पता है जर्म सेल स्पेशल टिश्यू पर बनते हैं.
If the weight of the beetle is reduced because of starvation, that will not change the DNA of the germ cell. तो अगर वेट लॉस होता है भूखमरी के कारण तो डीएनए में कोई बदलाव नहीं आएगा. तो लो वेट इज़ नॉट अ ट्रेट. ठीक है, वेट कम होना कोई ट्रेट नहीं है. अब तुम एक बात बताओ, कुछ लोग होते हैं जिनको कम खिलाओ, है ना, और कमज़ोर होते हैं, मगर उनके बेटे या उनके बेटी उनको ज़्यादा खिला के वो मोटे भी हो जाते हैं ना. तो यहाँ कोई डीएनए का चीज़ नहीं है. डीएनए में भी होता है ऐसा, मगर इस लेवल पे नहीं. चेंज इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू कैन नॉट बी पास ऑन डीएनए, है ना. तो खाना तो हमारा उसमें है एडिपोस वगैरह में, तो वहाँ पे नॉन डीएनए टिश्यूज़ में कोई दिक्कत होना उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. Therefore, in the experience of individual during in lifetime cannot be passed on his progeny and cannot डायरेक्टली इवोल्यूशन. ठीक है, तो एक व्यक्ति के जीवन में जिन चीज़ों का प्रभाव पड़ा है वो उसके आने वाली पीढ़ी के जीवन में नहीं पड़ेगा. ठीक है, अगर कम उसको खाना मिला है और उसके आने वाली पीढ़ी को ज़्यादा खाना मिलेगा तो वापस से गेन हो जाएगा, है ना. ऐसा नहीं होता कि उसकी हेल्थ वैसी रहेगी. Consider another example of how an individual cannot pass on its progeny the experiences of its lifetime. ठीक है, if we breed a group of mice, all their progeny have tail as expected. Now, if these mice are removed by surgery in each generation, do the tailless mice have tailless progeny? क्या ऐसा होगा? देखो, हम बोलते हैं ना लाइफ के एक्सपीरियंसेस को हम पास ऑन नहीं कर सकते अपने आने वाली जनरेशन में. तो इन्होंने इसका उदाहरण अच्छा सा दिया है. इन्होंने बोला है चूहे जो हैं, अगर हम ऐसा करें कि एक चूहे की जनरेशन में की पूँछ हटा दें और उसके आने वाली 3-4 जनरेशन की पूँछ हटाते रहें, तो क्या जो नई जनरेशन आएगी उनकी भी पूँछ नहीं होगी? नहीं. वो फिज़िकल ट्रेट था, वो उनकी लाइफ में जो भी था वो हुआ था. ठीक है, कि ऐसा सोचो कि एक आदमी है जिसके दोनों हाथ नहीं हैं मगर उसके बेटे के दोनों हाथ हैं, क्योंकि वो तो जेनेटिक ट्रेट है ना. तो ऐसा इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होगा. नए चूहों की भी पूँछ होगी. द आंसर इज़ नो एंड इट मेक सेंस बिकॉज रिमूवल ऑफ टेल कैन नॉट चेंज द जीन ऑफ द जर्म सेल. ठीक है, जर्म सेल की जीन को चेंज नहीं कर सकता. अच्छा, रॉबर्ट डार्विन के बारे में जानते हैं. चार्ल्स डार्विन सेट आउट इन voyage when he was 22 years old. The 5-year voyage took him to South America and the Iceland ऑफ इट्स कॉस्ट, है ना. ये एक टाइप का समुद्री जहाज़ बनाया उन्होंने. द स्टडी दैट ही कंडक्टेड ड्यूरिंग हिज वॉयज वॉज टू चेंज फॉर एवर द वे टू लुक द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. ठीक है, डार्विन का बहुत बड़ा हाथ है. इंटरेस्टिंगली आफ्टर ही गॉट बैक टू इंग्लैंड ही नेवर left his shores again. He stayed in home and conducted various experiments about his hypothesis. तो उन्होंने क्या करा, एक बार इंग्लैंड वापस चले गए तो फिर वहाँ से आने का मन नहीं करा उनको. अपने ही घर पे रह के उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे. ही डिड नॉट न्यू मैकेनिज्म वेयर बाय वेरिएशंस अरोज इन द स्पीशीज़. उसको ये नहीं पता चलता था कि ये वेरिएशंस आ कैसे रहे हैं. ठीक है, ही वुड हैव बीन एनलाइटेड बाय मेंडेल्स एक्सपेरिमेंट बट दीज टू जेंटलमैन डिड नॉट नो ईच अदर वर्क. ठीक है, क्या होता है कि एक आदमी जो कर रहा होता है वो दूसरे को उस चीज़ की कमी होती है ना. तो अगर इनको पता होता ये मेंडल्स की एक्सपेरिमेंट के बारे में तो शायद उनको एक मदद मिल जाती. ठीक है, वी ऑफन एसोसिएट डार्विन सोलली विद द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बट ही वॉज एन अकम्प्लिश्ड नेचुरलिस्ट. तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है डार्विन की देन है और वो एक नेचुरलिस्ट थे. एंड वन ऑफ द स्टडी ही कंडक्टेड वॉज टू डू विद द रोल ऑफ अर्थवॉर्म इन सॉइल फर्टिलिटी. तो उन्होंने केचुओं के भी बारे में बताया कि ये खाद बनाने में किस तरह से मदद करते हैं. ठीक है, दिस इज़ द रीज़न वाई द आइडिया ऑफ हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आर सो एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशन. इवन Charles Darwin, who came up with the idea of evolution of species by natural selection in the 19th century, could not work on the mechanism. ठीक है, डार्विन को भी समझ में नहीं आया ये मैकेनिज्म काम कैसे कर रहा है. तो इट इज़ आयरनी दैट ही वुड हैव डन सो इफ़ ही हैड सीन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, है ना. मंडेल का एक्सपेरिमेंट देखा होता तो आराम से पता चल जाता वॉज डूइंग. बट देन मंडेल टू डिड नॉट नोटिस डार्विन वर्क एज रेलेवेंट फॉर हिज. तो देखो, डार्विन और मंडेल जो है एक ही जगह पे काम कर रहे थे मगर उनको पता नहीं चल रहा था कि वो कर क्या रहे हैं. जो मंडेल को पता था वो डार्विन को नहीं पता था.
है ना। डार्विन को पता चल जाता तो बात ही अलग होती, तो उनको मैकेनिज़्म पता चल जाता। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में जान लेते हैं। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन टेल अस हाउ लाइफ इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, तो डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी कहती है कि हमारी ज़िंदगी जो है, हमारी लाइफ जो है, हम देखो बंदर से इंसान बने, है ना। तो ये किस तरह से हुआ, ये इवोल्यूशन कैसे आया। मगर मेंडल का एक्सपेरिमेंट जो है, उन्होंने मैकेनिज़्म दिया ऑफ इनहेरिटेंस का, है ना, कि किस तरह से चीज़ें पास होती है। बट नीदर टेल अस एनीथिंग अबाउट हाउ लाइफ बिगिन ऑन अर्थ ऑन इट्स फर्स्ट प्लेस। तो हर एक ने अपने अपनी राय दी, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारी लाइफ कैसे आई अर्थ पे। ठीक है, तो JBS हेल्डन, अ ब्रिटिश साइंटिस्ट वो बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया लेटर, suggested in 1929 that life must be developed from simple inorganic molecules which were present on earth soon after it was formed। तो उन्होंने बताया कि हेल्डन ने बताया कि ज़िंदगी शुरू हुई थी हमारी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, जो धरती बनने के समय पे बने थे, है ना। ही speculated that the condition on earth at that time were far from the condition we see today। ठीक है, उस टाइम पे धरती जो थी बहुत ही अलग थी। ठीक है, विच वर फार फ्रॉम द कंडीशन वी सी टूडे एंड कुड हैव राइज मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते गए जो कि जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं। द फर्स्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म दैट वुड अराइजेज फ्रॉम फर्दर केमिकल सिंथेसिस। तो ऐसे करके प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कहते हैं सबसे पुरातन जो जीव बने थे, है ना। ऐसे इंसान थोड़ी बन गया होगा, कीड़े मकोड़े जैसे बने होंगे। ठीक, कीड़े वो वाले नहीं, बहुत ही सिंपल वाले, अमीबा जैसे कुछ। हाउ डिड दिस ऑर्गेन मॉलिक्यूल राइज, द आंसर इज़। तो ये पूछा जाता है कि ये मॉलिक्यूल जो है वो बने कैसे। तो आंसर ये द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय स्टैनली एल मिलर एंड हारोल्ड सी यूरे। ठीक है, ये इनका एक्सपेरिमेंट बहुत वो है, फेमस है, तुम आगे भी पढ़ोगे इसके बारे में। दे असेंबल एन एटमोसफेयर सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ अर्ली। दिस हैड मॉलिक्यूलर अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड बट नो ऑक्सीजन ओवर वाटर। तो दिस वॉज मेंटेन एट द टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। स्पार्क वर पास थ्रू द मिक्सचर ऑफ गैसेज टू स्टिमुलेट लाइटनिंग। हुआ क्या था, इन्होंने मिलर और यूरे ने क्या करा। ठीक है, वैसे इसको ये मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इन्होंने धरती जो पुराने समय पे जिस तरह से थी ना, ये उन्होंने बना के देखी। इन्होंने वैसा ही तापमान बनाया, वैसा ही चीज़ें रखी, मीथेन, हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीजन नहीं रखा, वाटर रखा, ये सारी चीज़ें रखी जो धरती पे उस टाइम पे हो सकती थी। और एक लाइटनिंग का स्पार्क करवा दिया, है ना, झटका, बिजली का झटका दिया। एट द एंड ऑफ वीक 15% ऑफ कार्बन फ्रॉम हैज़ बीन कन्वर्टेड टू सिंपल कंपाउंड ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग अमोनिया विच मेक अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो क्या हुआ, एक हफ्ते के बाद वो जो गैस वगैरह थी वहाँ से प्रोटीन मॉलिक्यूल तक बनने का सफ़र तय होने लगा। तो कैन लाइफ अराइज अफ्रेश ऑन अर्थ इवन नाउ, है ना। तो इस तरह से लाइफ बनी। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था, सबसे सक्सेसफुल माना गया था, है ना, कि हमारे लाइफ का ओरिजिन क्या है। स्पेसिएशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।